हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल ए मोहम्मद स्टडी सर्कल में। आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू वेस्टर एडवांस से चैप्टर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है इन दी विचेस हाउस, चुड़ैल के घर में। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि यूट्यूब पे आज तक किसी के द्वारा भी अपलोड नहीं किया गया है। मैंने देखा था सर्च करके, लेकिन इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला और बच्चे काफ़ी परेशान हैं। लगातार मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दीजिए, और इसी रिगार्डिंग एक बच्चे ने मुझे इस पीडीएफ को मुझे टेलीग्राम पे सेंड किया था। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उस चैप्टर का पीडीएफ बनाइए और मेरे टेलीग्राम चैनल @MOHStudyCircle101 पे आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का आईडी है @MOHStudyCircle, सबको मिला करके लिखना है और लास्ट में 101। तो चलिए हम लोग चैप्टर नंबर 13 इन द विचेस हाउस को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस करिकुलम कनेक्शन दिया गया है। अगर आप इस बॉक्स को पढ़ते हैं तो इसमें बताया गया है कि दुनिया अजूबों से भरी है। हमारी जो दुनिया है वो अजूबों से भरी है। कुछ जगहों पे रोशनी होती है तो कुछ जगहों पे हमेशा अंधेरा रहता है। बिल्कुल सही बात है कि हर जगह एक जैसा नहीं होता। ओके, इसमें आगे बताया गया है कि कुछ स्थान गर्म होते हैं तो कुछ ठंडे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ठंडी जगह कौन सी है? नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका सबसे ठंडे स्थानों में से है, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गिर सकता है। ऐसी जगहों पर जीना मुश्किल हो जाता है और लोगों को खुद को गर्म रखने के लिए इग्लू बनवाने पड़ते हैं या इग्लू बनाने पड़ते हैं। अब इग्लू क्या होता है? वे आमतौर पर बर्फ़ों को संपीड़ित करके बनाए जाते हैं और वे गुंबद के आकार के होते हैं। आपने मस्जिदों पे गुंबद बना हुआ देखा होगा। तो ये जो इग्लू होते हैं वो गुंबद के आकार के होते हैं और इग्लू को स्नो हाउस या स्नो हट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्रॉस करिकुलम कनेक्शन। अब इसके बाद हम लोग हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं, हमारी स्टोरी पे आ जाते हैं और देखते हैं कि हमारे स्टोरी में आखिर क्या बताया गया है। 4 सिबलिंग्स, 4 भाई बहन हैं जिनका नाम दिया गया है पीटर, सुजैन, लूसी एंड एडमंड। चारों भाई बहन के नाम कैसे हैं? पीटर, सुजैन, लूसी एंड एडमंड। इससे हमें ये पता चलता है कि 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं। इसमें आर सेंट टू लिव इन द कंट्री ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो इन चारों भाई बहनों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनके गांव में रहने के लिए भेज दिया जाता है। The children explore the house on a rainy day, and Lucy, the youngest, finds an enormous wardrobe which leads to a magical world called Narnia. अब एक दिन, जिस दिन बारिश हो रही थी, बच्चों ने मिलकर के एक घर की खोज की। उन्हें एक घर मिला और जो लूसी थी, जो सबसे छोटी थी चारों भाई बहन में, उसे एक बड़ा सा अलमीरा, एक बड़ा सा वार्डरोब मिला उसी घर में जिस घर को उन बच्चों ने खोजा था। और वो अलमीरा उन लोगों को एक जादुई दुनिया जिसका नाम नार्निया है उसमें लेकर जाता था। मतलब जैसे ही आप उस अलमीरा में घुस जाओ, वो आपको एक जादुई दुनिया में लेकर चला जाता था जिसका नाम क्या था? नार्निया। देयर सी बी फ्रेंड्स आ फॉन मिस्टर टुमनस। अब उस जादुई दुनिया नार्निया में जो हमारी लूसी होती है वो एक फॉन मिस्टर टुमनस से दोस्ती कर लेती है। अब ये फॉन क्या होता है? यहाँ पे आपके बुक में नीचे बताया गया है कि फॉन जो होता है अ गॉड ऑफ द वुड्स, ये जंगलों का देवता होता है जिसका चेहरा और शरीर इंसानों जैसा होता है, लेकिन उसके पैर बकरी के होते हैं और उसकी सींगें निकली हुई होती हैं। तो बेसिकली फॉन कौन है और जो मिस्टर टुमनस है वो कौन है? तो वो जंगल के देवता हैं जिसका चेहरा और शरीर तो भले ही इंसानों जैसी हो, लेकिन उसकी टांगें बकरी जैसी हैं और उसके सिर पे सींग निकले हुए हैं। तो हमने अब तक देखा कि 4 भाई बहन हैं, पीटर, सुजैन, लूसी, एडमंड। इनको द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इनके गांव में रहने के लिए भेज दिया जाता है। एक दिन बारिश हो रही थी और बच्चों ने एक घर खोजा। उस घर में एक बड़ा सा अलमीरा था जो कि उन्हें एक जादुई दुनिया नार्निया में लेकर के जाता था। और सबसे पहले उस दुनिया में कौन गई थी?
तो चारों भाई बहन में सबसे छोटी लूसी। और वहाँ पे वो एक देवता जो कि जंगल का देवता था मिस्टर टुमनुस उससे दोस्ती कर लेती है एंड रिटर्न्स होम टू टेल हर ब्रदर्स एंड सिस्टर अबाउट हर एक्सपीरियंस। और घर लौटती है ताकि वो अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में अपने दोनों भाइयों और अपनी बहन सुजैन को बता सके। ओनली टू फाइंड आउट दैट दे डोंट बिलीव हर। लेकिन जब वो अपनी एक्सपीरियंस को बताती है कि वो एक जादुई दुनिया में गई थी जिसका नाम नार्निया है, तो उसके दोनों भाई और उसकी बहन सुजैन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। उन दोनों को लगता है कि लूसी शायद मजाक कर रही है। वन रेनी डे, एक दिन फिर जब बारिश हो रही थी, लूसी रिटर्न्स टू नार्निया थ्रू द वार्डरोब। लूसी उसी अलमीरा से होकर नार्निया उस जादुई दुनिया में चली जाती है एंड एडमंड फॉलोज हर। लेकिन जब वो जाती है तो जो एडमंड होता है उसका भाई, वो उसके पीछे पीछे लग जाता है। वाइल लूसी गोज टू विजिट मिस्टर टुमनुस, जब लूसी मिस्टर टुमनुस जंगलों के देवता से मिलने के लिए जाती है, एडमंड मीट्स द वाइट विच। तभी एडमंड किससे मिलता है? वाइट विच से मिलता है, उस सफ़ेद चुड़ैल से मिलता है। एज सी ट्रेवल्स थ्रू द कंट्री साइड ऑन हर स्ले, जो कि अपनी गाड़ी से, है ना, कंट्री साइड की तरफ जा रही थी, गांव की तरफ जा रही थी। तभी एडमंड उस वाइट विच से मिलता है। द विच क्वैक्सेस एडमंड इनटू टेलिंग हर अबाउट हिज फैमिली एंड bewitches हिम विद एन enchanted वर्जन ऑफ हिज फेवरेट कैंडी टर्किश डिलाइट। अब ये जो विच होती है, ये जो चुड़ैल होती है, वो एडमंड को बहलाती है, फुसलाती है और उसे उसका फेवरेट चॉकलेट देती है, उसका फेवरेट कैंडी देती है जिसका नाम क्या है? टर्किश डिलाइट। और वो उसको इसलिए बहलाती है, इसलिए फुसलाती है कि वह उस चुड़ैल को अपनी फैमिली के बारे में बता सके, अपनी फैमिली का इंफॉर्मेशन उसे दे सके। सी कन्विंसेस हिम टू ब्रिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स टू हर, और वो उसे मनाती है कि वो अपने भाई और दोनों बहनों को उसके पास लेकर के आए। जो वाइट विच होती है वो एडमंड को इस बात के लिए राजी करती है कि वो किसी न किसी दिन अपने भाई मतलब पीटर और अपनी दोनों बहन लूसी और सुजैन को उस वाइट विच के पास लेकर के आए। और इसी के लिए वो क्या करती है? उसे चॉकलेट देती है, फेवरेट चॉकलेट उसका टर्किश डिलाइट। अब बच्चों को चॉकलेट काफ़ी पसंद होता है, इसलिए वो आसानी से उसके जाल में पड़ जाता है। आफ्टर द विच डिपार्ट्स, जब वो वाइट विच वहाँ से चली जाती है, लूसी डिस्कवर्स दैट एडमंड हैज़ एंटर्ड नार्निया। तो लूसी को पता चलता है, लूसी देख लेती है कि एडमंड भी अब नार्निया में एंटर कर चुका है, नार्निया में प्रवेश कर चुका है। रिटर्निंग होम, जब वे दोनों वापस घर लौट रहे थे, कौन? लूसी और एडमंड। शी वॉज श्योर ही विल बैक अप हर स्टोरी। तो जब दोनों घर लौट रहे थे तो लूसी को इस बात का पक्का यकीन था कि जो उसका भाई है एडमंड, वो उसकी स्टोरी का समर्थन करेगा। बट इंस्टेड ही लाइज, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एडमंड होता है वो झूठ बोलता है, टेलिंग पीटर एंड सुजैन दैट लूसीज नार्निया इज मेक बिलीव। और एडमंड अपने भाई और बहन पीटर और सुजैन को कहता है कि नार्निया, जिस जादुई दुनिया लूसी जिस जादुई दुनिया नार्निया के बारे में बात करती है, वो बस एक मेक बिलीव है, वो बस एक बनी बनाई बातें हैं। इस जैसा कोई भी वर्ल्ड नहीं है, इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये है वाइट विच और ये है एडमंड, जो कि उसे उसका फेवरेट चॉकलेट टर्किश डिलाइट दे रही है और उसे बहलाने फुसलाने का काम कर रही है, ताकि वो अपने दोनों भाई बहनों लूसी, सुजैन और पीटर को उसके पास लेकर के आए। सम टाइम लेटर, थोड़ी देर के बाद, ऑल 4 चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू हाइड इन द वार्डरोब टू एस्केप द हाउसकीपर। अब थोड़ी देर के बाद चारों बच्चों को मजबूरी में उस वार्डरोब, उस अलमीरा में छुपना पड़ता है, क्योंकि उस बारिश के दिन जो घर उन्हें मिला था, उस घर का जो हाउसकीपर था, उस घर का जो मालिक आया था, उस घर का जो मालिक था वो आ गया था, और उस मालिक से बचने के लिए ये चारों बच्चे उस अलमीरा में घुस गए। अब ऑब्वियसली जब ये लोग अलमीरा में घुस गए तो वो अलमीरा सभी को कहाँ पे ले जाता था? उस जादुई दुनिया नार्निया में ले जाता था। द वार्डरोब लीड्स देम टू नार्निया। जैसे ही ये चारों बच्चे अलमीरा में घुसे, वो वार्डरोब, वो अलमारी इनको नार्निया में ले गया।
लूसी टेक्स देम टू विजिट हर फ्रेंड मिस्टर टुमनस। अब लूसी क्या करती है कि अपने तीनों भाई बहनों को मिस्टर टुमनस से मिलाने के लिए ले जाती हैं। But they find that he has been arrested by the White Witch's secret police। लेकिन उन्हें पता चलता है कि मिस्टर टुमनस को वाइट विच की जो सीक्रेट पुलिस थी उसके द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। और टॉकिंग बीवर, बीवर किसे कहते हैं? तो बीवर एक प्रकार का जानवर होता है जिसे हिंदी में हम लोग उदबिलाव कहते हैं। आपको मैं पिक्चर में दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे इस बेंच पे जो जानवर बैठा हुआ है ना, उसी को हम लोग उदबिलाव या इंग्लिश में बीवर कहते हैं, राइट। तो एक बीवर था जो कि बातें कर रहा था। सो अ टॉकिंग बीवर, एक बातें करने वाला बीवर, हु इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर टुमनस, जो कि अपने आप को मिस्टर टुमनस का फ्रेंड बतलाता है। टेक्स द चिल्ड्रन होम टू हिज डैम, तो बांध के पास इन चारों बच्चों को वो अपने घर ले जाता है। एक डैम होता है, एक बांध होता है, वहीं पे मिस्टर बीवर का घर होता है। वेयर ही इंट्रोड्यूसेस देम टू मिसेस बीवर, और वहाँ पे वो अपनी वाइफ मिसेस बीवर से चारों बच्चों को मिलाता है। The beavers feed the children a good meal, दोनों बीवर्स मिलके बच्चों को अच्छा भोजन कराते हैं। And explain about the prophecies of Narnia, और नार्निया के भविष्यवाणियों के बारे में उन्हें बताते हैं। प्रोफेसीज मीन्स होता है भविष्यवाणी, प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, ये पता लगाना कि भविष्य में क्या होगा। ये दोनों बीवर इन चारों बच्चों को क्या बताते हैं? नार्निया के किस भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है व्हेन 4 ह्यूमन बींग्स, कि जब 4 इंसान, 2 मेल्स एंड 2 फीमेल्स, जिसमें 2 पुरुष हों और 2 महिलाएं हों, सिट इन द 4 थ्रोन्स एट कियर पैरावेल, अ कैसल ऑन द कंट्रीज ईस्टर्न कोस्ट एंड डिस्ट्रॉयज द व्हाइट विच। बेसिकली ये दोनों व्यूअर बताते हैं कि जब 4 इंसान, जिसमें 2 महिलाएं हों 2 पुरुष हों, वो हमारे गांव के ईस्टर्न कोस्ट पे जो महल है कियर प्रेवेल, उसमें 4 थ्रोन्स है, 4 सिंहासन है। उन चारों सिंहासन पे अगर 4 इंसान बैठे, जिसमें 2 मर्द हों 2 औरत हों, तो इस तरीके से हम लोग वाइट विच को बर्बाद कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बात कौन कहता है? ये बात बीवर इन चारों बच्चों को बताता है। आप देख सकते हैं कि इस टेबल पे ये मिस्टर बीवर और उसके अपोजिट में मिसेस बीवर, दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं। और वहाँ पे बैठा हुआ हमारा कौन? एडमंड, जो अकेला बैठा हुआ है, वो बिल्कुल कहीं खोया हुआ है, वो अपने आप में मस्त है। वो इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। और उसके एक भाई पीटर और उसकी दोनों बहन लूसी और सुजैन इस साइड में बैठी हुई हैं, आपके स्क्रीन के क्लोज वाले साइड में। एडमंड हैड ईटन हिज शेयर ऑफ द डिनर, एडमंड ने डिनर में अपना हिस्सा कर लिया था। एडमंड ने डिनर कर लिया था, अपना हिस्सा उसने खाना खा लिया था। बट ही हैडंट रियली इंजॉयड इट, लेकिन उसने उस डिनर को अच्छे से इंजॉय नहीं किया था। बिकॉज ही वॉज थिंकिंग ऑल द टाइम अबाउट टर्किश डिलाइट, क्योंकि वो हर समय सिर्फ टर्किश डिलाइट के बारे में ही सोच रहा था, उस फेवरेट चॉकलेट के बारे में ही सोच रहा था जो कि वाइट विच ने उसे दिया था। इसलिए उसने डिनर को अच्छे से इंजॉय नहीं किया। एंड ही हैड नॉट इंजॉयड द कॉन्वर्सेशन मच आइदर, और ना ही जब ये सभी लोग मिलकर के बातें कर रहे थे तो उसने उस कॉन्वर्सेशन को भी इंजॉय नहीं किया था, क्योंकि वो अपने आप में मगन था, खोया हुआ था टर्किश डिलाइट के ख्यालों में। बिकॉज ही केप्ट थिंकिंग दैट द अदर्स वेयर टेकिंग नो नोटिस ऑफ हिम एंड ट्राइंग टू गिव हिम द कोल्ड शोल्डर। अब क्योंकि हमारा एडमंड ये सोच रहा था कि बाकी लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बाकी लोग सिर्फ अपने में बातें कर रहे हैं, मुझे अलग कर दे रहे हैं, और मेरे साथ ये लोग अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। ये कौन सोच रहा था? ये हमारा एडमंड सोच रहा था। बट दे वेयर नॉट, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑथर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, वे लोग उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं कर रहे थे, या एडमंड को ये लोग इग्नोर नहीं कर रहे थे। किन 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 लोगों की बात हो रही है? तो दोनों बीवर की बात हो रही है, पीटर, सुजैन और लूसी की बात हो रही है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस पिक्चर में, ये एकदम साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों मिस्टर बीवर और मिसेस बीवर, पीटर, सुजैन, लूसी, ये काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हैं बातों में। लेकिन ये हमारा इंसान देखो ना, यहाँ पे मुंह बनाया हुआ है और कहीं कहीं से एकदम खोया हुआ लग रहा है कि किस बारे में सोच रहा है? अपने फेवरेट चॉकलेट टर्किश डिलाइट के बारे में सोच रहा है।
तो यहाँ पे बताया गया कि ऐसी बात नहीं है, वे लोग उसे इग्नोर नहीं कर रहे थे। एंड देन ही हैड लिसन्ड अंटिल मिस्टर बीवर टोल्ड देम अबाउट असलान द लायन। अब उसने सुना कि जो मिस्टर बीवर हैं वो उन बच्चों को एक शेर जिसका नाम असलान है उसके बारे में बता रहे थे। एंड अंटिल ही हैड हर्ड द होल अरेंजमेंट फॉर मीटिंग असलान एट द स्टोन टेबल। और फिर एडमंड ने सुना कि वे सभी लोग मिल करके बातें कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि वे लोग स्टोन टेबल पे उस ग्रेट लायन, उस शेर असलान से कैसे मिलेंगे और कब मिलेंगे। Okay, it was then that he began very quietly to edge himself under the curtain। और जब ये लोग उस शेर असलान से मिलने के बारे में बातें कर रहे थे, तभी से हमारा जो एडमंड होता है वो अपने आप को कॉर्नर करने लगता है और वहाँ पे एक कर्टन होता है, उस कर्टन के अंदर अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगता है। विच हंग ओवर द डोर, जो कि दरवाजे के ऊपर लटका हुआ था। Just as Mr. Beaver was repeating the rhyme about Adam's flesh and Adam's bone। अब जब मिस्टर बीवर एडम के फ्लैश और एडम के बोन के बारे में बात कर रहा था, उनकी तुकबंदियों को दोहरा रहा था, एडमंड वेरी क्वाइटली टर्न द डोर हैंडल। एडमंड ने बड़े ही शांति से, बड़े ही चुपके से डोर के हैंडल को घुमाया। एंड जस्ट बिफोर मिस्टर बीवर हैड स्टार्टेड टेलिंग देम, और इससे पहले कि मिस्टर बीवर ने उन्हें ये बताना शुरू किया था कि द वाइट विच वॉजंट रियली ह्यूमन एट ऑल, कि जो वाइट विच है वो सचमुच में इंसान नहीं है, बट हाफ अ जिन, वो आधा जिन है, एंड हाफ अ जाइंटेस, और आधा दानव है। ये बात अभी मिस्टर बीवर ने बताई ही नहीं थी, तब तक क्या होता है, एडमंड गॉट आउटसाइड। एडमंड उस उनके घर से, आई मीन मिस्टर बीवर और मिसेस बीवर के घर से बाहर निकल जाता है, इनटू द स्नो, बाहर निकल जाता है बर्फ में, एंड कॉशियसली क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, और अपने पीछे से दरवाजे को बंद कर देता है और इन सभी लोगों को, पीटर, सुजैन, लूसी और मिस्टर बीवर और मिसेस बीवर को उस घर में अंदर लॉक कर देता है। नाउ एडमंड wasn't quite so bad that he actually wanted his brother and sisters to be turned into a stone। अब यहाँ पे हमारे ऑथर कह रहे हैं कि एडमंड इतना बुरा भी नहीं था कि वो सच में चाहता था कि उसके भाई को और उसके बहनों को पत्थर में बदल दिया जाए। अब क्योंकि उसने शायद सुना था कि जो वाइट विच होती है वो क्या कर देती है, लोगों को पत्थर में बदल देती है। He did want Turkish delight and to be a prince, लेकिन वो टर्किश डिलाइट हासिल करना चाहता था। उसे क्या चाहिए था, टर्किश डिलाइट, और वो एक प्रिंस बनना चाहता था, एंड लेटर अ किंग, और बाद में एक राजा बनना चाहता था। एंड टू पे पीटर आउट फॉर कॉलिंग हिम अ बीस्ट, और एक बार उसके भाई पीटर ने उसे जानवर कह के बुलाया था, बीस्ट कह के बुलाया था, उसके लिए वो क्या करना चाहता था, पे आउट करना चाहता था, उसे एक सबक सिखाना चाहता था। As for what the witch would do with the others, अब यहाँ बताया गया है कि as for what the witch would do with the others, कि अब वो विच, वो चुड़ैल बाकियों के साथ क्या करेगी। He didn't want her to be particularly nice to them, और वैसे भी एडमंड नहीं चाहता था कि वो विच उनके साथ उतना अच्छा से बर्ताव करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमंड किसी न किसी को कोई सबक सिखाना चाहता था। Certainly not to put them on the same level as himself, but he managed to believe that she wouldn't do anything very bad to them। लेकिन उसके साथ साथ एडमंड ये भी सोच रहा था कि मुझे यकीन है कि जो विच है वो मेरे भाई बहनों के साथ ज़्यादा बुरा बर्ताव नहीं करेगी। बिकॉज ही सेड टू हिमसेल्फ, क्योंकि एडमंड ने खुद से कहा, ऑल दीज पीपल हु से नास्टी थिंग्स अबाउट हर, कि ये सभी लोग जो कि उस वाइट विच के बारे में बुरी बुरी बातें करते हैं, आर हर एनिमीज, ये सभी लोग उस वाइट विच के दुश्मन हैं। एंड प्रोबेबली हाफ ऑफ इट इज इन ट्रू, और शायद ये लोग जितनी भी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं उस वाइट विच के बारे में, उसका आधा भी सच नहीं है। सी वॉज जॉली नाइस टू मी, क्योंकि वो मेरे साथ तो काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि जब एडमंड पहली बार मिला था तो उसे वाइट विच ने उसे क्या दिया था, चॉकलेट दिया था, इसलिए एडमंड को लगता है कि वाइट विच बुरी नहीं है। एनीवे मच नाइसर दैन दे आर, एडमंड सोचता है कि वैसे भी कि वाइट विच मेरे साथ कहीं ज़्यादा अच्छी थी अगर हम कंपेयर करें मिस्टर बीवर और मिसेस बीवर से। आई एक्सपेक्ट सी इज़ द राइटफुल क्वीन रियली,
कि मुझे लगता है कि वो सचमुच में एक अच्छी क्वीन है, एक राइटफुल क्वीन है। एनीवेज शी विल बी बेटर दैन दैट ऑफुल असलान, और वैसे भी कि वह उस बुरे और बेकार से लायन असलान से उस बदसूरत ऑफुल असलान से कहीं ज़्यादा अच्छी होगी। ये बात कौन सोच रहा है? ये बात एडमंड सोच रहा है। बेसिकली उसके भाई बहन और मिस्टर बीवर और मिसेस बीवर उस लायन असलान से मिलने की बातें कर रहे थे, लेकिन एडमंड को कहीं ना कहीं वाइट विच से मिलना था। अब यहाँ पे दिया गया है कि आखिर जिन हम कहते किसे हैं, क्योंकि बताया गया है कि जो हमारी वाइट विच है वो आधा जिन है और आधा क्या है, राक्षस है। तो अरब में और मुस्लिम की जो पौराणिक कथाएं हैं, मुस्लिम लोगों की और अरबियन जो पौराणिक माइथोलॉजी है, उसमें जिन को एक बहुत ही बुद्धिमान और लोअर रैंक की आत्मा या रूह की तरह से बताया जाता है, जो कि इंसान या जानवरों के रूप में प्रकट हो सकते हैं और इंसानों को डरा सकते हैं, इंसानों को पजेस कर सकते हैं। At least that was the excuse that he had made up in his mind, या आखिरकार यही वो बहाना था जो कि एडमंड ने अपने मन में बना लिया था कि जो वाइट विच है वो अच्छी है और वो मेरे भाई बहन को परेशान नहीं करेगी, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी, और वो उस बदसूरत से असलान जो हमारा लायन है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है। उसके बारे में जो भी बातें लोग कर रहे हैं उसका आधा भी सच नहीं है, वो मेरे साथ तो काफ़ी अच्छा बर्ताव कर रही थी। द फर्स्ट थिंग ही रियलाइज्ड, जो पहली चीज़ उसे पता चली, किसे? एडमंड को। जो पहली चीज़ एडमंड को पता चला वो ये था, व्हेन ही गॉट आउट, जब वो बाहर निकला मिस्टर बीवर और मिसेस बीवर के घर से, एंड फाउंड द स्नो फॉलिंग ऑल अराउंड हिम, तो उसने देखा कि उसके चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी। लेकिन उसे पता क्या चला जब वो घर से बाहर निकला, वॉज दैट ही हैड लेफ्ट हिज कोट बिहाइंड इन द बीवर्स हाउस। तो उसे पता ये चला कि वो अपने कोट को बीवर के घर पे ही छोड़ दिया है। यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही एडमंड मिस्टर बीवर और मिसेस बीवर के घर से बाहर निकलता है तो चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी, और बाद में उसे ये रियलाइज़ हुआ कि अरे उसने तो अपना कोट मिस्टर बीवर के घर पे ही छोड़ दिया है। एंड देयर वॉज नो चांस ऑफ गोइंग बैक टू गेट इट, और अब फिर वापस जाकर उसे हासिल करना, उस कोट को लेकर के आना अब बिल्कुल क्या था, नामुमकिन था, ऐसा पॉसिबल नहीं था। ओके, द नेक्स्ट थिंग ही रियलाइज, और जो अगली चीज़ उसे पता चली, वॉज दैट द डे लाइट वॉज ऑलमोस्ट गॉन, कि दिन की रोशनी अब लगभग ख़त्म हो गई थी। फॉर इट हैड बीन नियरली 3 o'clock when they sat down to dinner, क्योंकि लगभग 3 बज चुके थे जब वे लोग डिनर करने के लिए बैठे थे मिस्टर बीवर और मिसेस बीवर के घर पे। एंड द विंटर डेज वर शॉर्ट, और जो सर्दी के दिन होते हैं, जो ठंडी के दिन होते हैं, वो थोड़े से छोटे होते हैं। हमारे यहाँ भी अभी विंटर सीज़न चल रहा है, हमारी जो दिन के जो आवर्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और रात के आवर्स जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। दिन छोटा और रात बड़ा होता है विंटर सीजन में। ही हैड टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, और जो भी उसके पास समय बचा था, दिन की रोशनी बची थी, उसका उसे अच्छा इस्तेमाल करना था। एंड सो ही टर्न्ड ऑफ हिज कॉलर, अब क्योंकि उसे ठंड लग रही थी इसलिए उसने अपने कॉलर को ऊपर उठा लिया। एंड सफल अक्रॉस द टॉप ऑफ द डैम टू द फार साइड ऑफ द रिवर, और नदी के दूर की तरफ डैम के ऊपर, बांध के ऊपर उसने चलना शुरू कर दिया। He would never have found his way if the moon hadn't come out by the time he got to the other river, a smaller river flowing into the great one lower down. अब यहाँ बताया गया है कि उसे नाइट विच के घर पे जाने का रास्ता कभी भी नहीं मिला होता यदि उसके एक छोटे से नदी, जो कि यदि वो एक दूसरे नदी जो कि एक छोटा सा नदी था, वो बड़े नदी में नीचे की तरफ बहता था, अगर वहाँ पे पहुँचा नहीं होता और उससे पहले चांद निकला नहीं होता। कहने का मतलब कि उसे कहाँ पे जाना था, तो वाइट विच के घर जाना था। तो उसे रास्ते की तलाश थी, सही रास्ता ढूंढना था, और रास्ते ढूंढने के क्रम में वो एक दूसरे नदी के पास पहुंचता है, और वही दूसरा नदी एक छोटा सा नदी होता है जो बड़े वाले नदी में मिल करके बहता है। और जैसे ही एडमंड उस नदी के पास पहुंचता है, चांद निकल आता है और फिर से रोशनी हो जाती है ना, और इस तरीके से उसे रास्ता मिल जाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो उसे रास्ता उसे कभी भी नहीं मिला होता। ही नाउ रीच्ड दिस एंड टर्न टू फॉलो इट अप,
और अब वो उस नदी के पास पहुंच गया था और बस उसको क्या करना था, उस नदी का पीछा करना था, क्योंकि हो सकता है कि वो नदी वाइट विच के घर के पास उसको लेकर के चला जाए। एट लास्ट ही केम टू अ पार्ट, आखिरकार वो एक ऐसे हिस्से में आया, एक ऐसे जगह पे आया वेयर इट वॉज मोर लेवल, जहाँ की भूमि, जहाँ का जो ग्राउंड था वो ज़्यादा समतल था, लेवल था। एंड द वैली ओपनड आउट, और जो घाटी थी, जो वैली थी वो खुली हुई थी। एंड देयर ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, और वहाँ पे नदी के उस साइड में, नदी के उस पार, क्वाइट क्लोज टू हिम, उसके बिल्कुल पास में, इन द मिडल ऑफ द लिटिल प्लेन बिटवीन टू हिल्स, दो पहाड़ियों के बीच, एक समतल भूमि के बिल्कुल बीचों बीच, ही सॉ व्हाट मस्ट बी द वाइट विचेस हाउस, जो चीज़ उसने देखा उसे लगा कि वह ज़रूर न ज़रूर वाइट विच का घर ही होगा। तो फाइनली उसने वाइट विच के घर को ढूंढ लिया। किसने? एडमंड ने। एंड द मून वॉज शाइनिंग ब्राइटर देन एवर, और उस रात जो चांद था वो काफ़ी तेज़ चमक रहा था, काफ़ी ज़्यादा रोशनी थी। द हाउस वॉज रियली अ स्मॉल कैसल, और वो जो वाइट विच का घर था वो लगभग एक छोटा सा महल जैसा था। इट सीम टू बी ऑल टावर्स, ऐसा लग रहा था कि उस घर में सिर्फ टावर्स ही टावर्स हैं। लिटिल टावर्स विद लॉन्ग पॉइंटेड स्पायर्स ऑन देम, छोटा सा टावर था और उस टावर के ऊपर नुकीले स्पायर्स लगे हुए थे। स्पायर जो होता है ना, वो कोन टाइप का, शंकु टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इतना शार्प था जैसे कि मानो वो सुई की तरह हो, निडल की तरफ हो। दे लुक्ड लाइक ह्यूज डंसेस कैप्स और सॉर्सरर्स कैप्स, और ये जो टावर के ऊपर जो स्पायर्स थे वो बड़े बड़े से डंसेस कैप की तरह दिख रहे थे, या जादूगर की टोपी की तरह दिख रहे थे। अब डंसेस कैप क्या होता है? स्कूल में अगर कोई ऐसा बच्चा हो जो कि काफ़ी सिली हो, काफ़ी बेवकूफ़ टाइप का हो, तो उसे एक टोपी पहनाई जाती है जो कि दिखाता है कि ये बच्चा काफ़ी बेवकूफ़ है, काफ़ी इडियट है। उसको हम लोग डंसेस कैप कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको उस महल को दिखाना चाहूँगा। तो ये रहा वो महल और ये रहा एडमंड जो कि उसे देख रहा है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो वाइट विच का घर है वो एक महल जैसा लग रहा है, और इसमें एकदम हर जगह टावर्स ही टावर्स दिख रहे हैं, और इसके टावर्स के जो पॉइंट हैं वो काफ़ी नुकीले, एकदम सुई की तरह दिख रहे हैं। ठीक है, चांद चमक रहा है, काफ़ी ज़्यादा रोशनी, इसलिए रास्ता ढूंढने में इसको ज़रा सी भी परेशानी नहीं हुई थी। ओके, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। एंड दे शोन इन द मूनलाइट एंड देयर लॉन्ग शैडोज लुक्ड स्ट्रेंज ऑन द स्नो, और ये जो वाइट विच का घर था वो चांद की रोशनी में चमक रहा था, और उसके लंबे लंबे जो परछाई थी, जो शैडोज थी, वो स्नो पे पड़ रही थी और वो काफ़ी अजीब सा लग रहा था। एडमंड बिगन टू बी अफ्रेड ऑफ द हाउस, और धीरे धीरे एडमंड को उस घर से डर लगने लगा जो कि उसने इतना मुश्किल से खोजा था। बट इट वॉज टू लेट टू थिंक ऑफ टर्निंग बैक नाउ, लेकिन अब मुड़ करके वापस जाना काफ़ी देर हो गया था। इस बारे में सोचना कि अब वो मुड़ जाए और वापस चला जाए, इसके लिए काफ़ी देर हो गई थी। ही क्रॉस द रिवर ऑन द आइस एंड वॉकड अप टू द हाउस, उसने क्या किया, घर को पार किया, बर्फ़ पे कदम रखते हुए रिवर को पार किया और वो उस घर के अंदर चला गया। देयर वॉज नथिंग स्टीयरिंग, वहाँ पे कुछ भी चीज़ें हिल नहीं रही थी, वहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं था। नॉट द स्लाइटेस्ट साउंड एनीवेयर, ना ही कहीं से ज़रा सी भी आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, बिल्कुल खामोशी थी। इवन हिज ऑन फीट मेड नो नॉइज ऑन द डीप न्यूली फॉलन स्नोज, यहाँ तक कि उसके अपने पैर भी जब अभी अभी गिरे हुए बर्फ़ पे पड़ रहे थे तो ज़रा सी भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खामोशी थी कि आपको वहाँ पे अपने पैरों की आवाज़ भी महसूस नहीं हो रही थी। ही वॉकड ऑन एंड ऑन, वो आगे बढ़ता गया, पास्ट कॉर्नर आफ्टर कॉर्नर, कई कॉर्नर को, घर के कई कॉर्नर को वो क्रॉस करता गया, एंड पास्ट टरेट, और वो कई सारे टरेट को भी पास करता गया। क्या करने के लिए? दरवाजे को ढूंढने के लिए। टरेट क्या होता है? अ स्मॉल टावर ऑन टॉप ऑफ ए लार्जर टावर, एक बड़े टावर के ऊपर एक छोटा सा टावर होता है, उसको हम लोग टरेट कहते हैं। ही हैड टू गो राइट राउंड टू द फार साइड बिफोर ही फाइंड इट, अब दरवाजे को ढूंढने के लिए उसे अपने राइट से होकर थोड़ा सा दूर जाना था, और तब उसको क्या मिलता है? एक दरवाज़ा मिलता है। इट वॉज अ ह्यूज आर्क बट द ग्रेट आयरन गेट्स स्टूड वाइड ओपन,
ये जो दरवाज़ा था वो एक बहुत बड़ा आर्क था, लेकिन जो गेट था वो एकदम खुला हुआ था। और वो गेट किस चीज़ का था? आयरन का था, लोहे का गेट था और वो बिल्कुल खुला हुआ था। एडमंड crept up to the ark and looked inside into the country yard. एडमंड जो होता है वो आर्क से होते हुए अंदर चला जाता है और आंगन में निहारता है, आंगन में चारों तरफ देखता है। एंड देयर ही सॉ अ साइट दैट नियरली मेड हिज हार्ट स्टॉप बीटिंग। और जो चीज़ कोर्ट यार्ड में जो चीज़ उस महल के आंगन में उसे दिखाई देती है, उसको देखकर वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि लगभग मानो उसका दिल अब धड़कना बंद हो गया हो। जस्ट इनसाइड द गेट, गेट के जस्ट अंदर, विद द मून लाइट शाइनिंग ऑन इट, जिसके ऊपर चांद की रोशनी चमक रही थी, स्टूड एन इनॉर्मस लायन क्राउच्ड। वहाँ पे एक बहुत ही विशाल, एक बहुत ही बड़ा लायन खड़ा था और वो दुबक करके खड़ा था, एज इफ इट वॉज रेडी टू स्प्रिंग। वो ऐसा लग रहा था कि वो शेर अब क्या करने वाला है? छलांग लगाने वाला है, किसी के ऊपर जंप करने वाला है। एंड एडमंड स्टूड इन द शैडो ऑफ द आर्क, और एडमंड उस आर्क के शैडो में, परछाई में छुपा हुआ था। अफ्रेड टू गो ऑन एंड अफ्रेड टू गो बैक, और वो इतना डरा हुआ था कि ना ही वो आगे जा पा रहा था ना ही वो पीछे जा पा रहा था। एंड हिज नीज नॉकिंग टुगेदर, और डर की वजह से उसके घुटने एक दूसरे से टकरा रहे थे, उसके घुटने कांप रहे थे। He stood there so long that his teeth would have been chattering with cold even if they had not been chattering with fear. अब वहाँ पे वो इतनी देर के लिए खड़ा रहा था कि उसके दांत जो है ना आपस में कटकटा रहे थे, उसके दांत आपस में टकरा रहे थे। अब भले ही उसके दांत डर के वजह से ना कटकटा रहे हो, लेकिन ठंड की वजह से उसके दांत कटकटा रहे थे, क्योंकि उसने अपना कोट भी पहना हुआ नहीं था और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। He began to wonder why the lion was standing so still. अब काफ़ी देर वो खड़ा रहता है और जब शेर जो है ना ज़रा सा भी हिलता नहीं है तो वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये शेर हिल क्यों नहीं रहा है। For it had not moved 1 inch since he first set eyes on it. क्योंकि जब उसने पहली बार उस पर अपनी नज़र डाली थी, जब पहली बार उसने देखा था, तब से अब तक उस शेर ने 1 इंच भी मूवमेंट नहीं किया था, वो 1 इंच भी हिला हुआ नहीं था। एडमंड नाउ वेंचर्ड अ लिटिल नियरर। अब एडमंड काफ़ी हिम्मत जुटाता है और थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। ही नाउ सॉ फ्रॉम द वे द लाइन वॉज स्टैंडिंग दैट इट कुड नॉट हैव बिन लुकिंग एट हिम एट ऑल। और अब वो देखता है कि जिस तरीके से वो लाइन खड़ा है, वो लाइन एडमंड को कभी भी देख नहीं सकता था, वो उस डायरेक्शन में, उस पोजीशन में खड़ा था। इनफैक्ट इट वॉज स्टेयरिंग एट समथिंग एल्स, नेमली अ लिटिल ड्वार्फ। हालांकि ये जो लायन था वो एडमंड को ना देख करके किसी और को देख रहा था, और वो किसे देख रहा था? एक ड्वार्फ को, एक बौने को देख रहा था। ड्वार्फ हम किसे कहते हैं? किसी बौने इंसान को जिसकी हाइट काफ़ी छोटी होती है। who stood with his back to it about 4 feet away. और एडमंड देखता है कि एक बौना है जो कि अपने पीठ के पीछे होकर खड़ा है। उस बौने का जो पीठ है वो शेर की तरफ है, जो कि उससे सिर्फ 4 फीट दूर है, और वो जो लायन है वो उस बौने की तरफ ही देख रहा है, उस बौने को ही घूर रहा है। थॉट एडमंड, व्हेन इट स्प्रिंग्स एट द ड्वार्फ देन विल बी माई चांस टू एस्केप। और इस बात को देखकर एडमंड कहता है कि ठीक है, जब ये जो शेर है, जब ये लायन है, जब उस बौने पर छलांग लगाएगा, उस बौने के ऊपर झपट्टा मारेगा, तो फिर मुझे चांस मिल जाएगा कि मैं यहाँ से निकल करके भाग जाऊँ। तभी क्या होता है, बट स्टिल द लायन नेवर मूव्ड, लेकिन अभी भी वो शेर हिलता नहीं है। नॉट डिड द ड्वार्फ, और ना ही वो बौना हिलता है। And now at last Edmund remembered what the others had said about the White Witch turning people into a stone. और तब आखिर में एडमंड को ये याद आता है कि बाकी लोग क्या कहते हैं कि जो वाइट विच है ना, वो लोगों को स्टोन में, पत्थर में बदल देती है। Perhaps this was only a stone lion. और फिर वो सोचने लगा कि हो सकता है कि ये जो लायन मुझे दिख रहा है वो पत्थर का हो। And as soon as he had thought of that, he noticed that the lion's back and the top of its head were covered with snow.
और जैसे ही एडमंड इस तरीके से सोचने लगता है, वो ध्यान से देखता है कि उस लायन का जो पीठ है और उसके सिर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। ऑफ कोर्स इट मस्ट बी ओनली अ स्टैचू। और फिर एडमंड कहता है कि बेशक यह कोई मूर्ति ही हो सकती है, कोई स्टैचू ही हो सकती है। नो लिविंग एनिमल वुड हैव लेट इट सेल्फ गेट कवर्ड विद स्नो, कि अगर कोई भी जिंदा जानवर होता तो वो कभी भी अपने आप को बर्फ़ से ढकने नहीं देता। देन वेरी स्लोली एंड विद हिज हार्ट बीटिंग एज इफ इट वुड ब्रस्ट, एडमंड वेंचर टू गो अप टू द लायन। फिर धीरे धीरे एडमंड क्या करता है, साहस जुटाता है और उस लायन के करीब जाने की कोशिश करता है। और जब वो ऐसा करता है तो उसका दिल इतना ज़ोर से धड़क रहा होता है जैसे मानो कि वो अब फट जाएगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा। इवन नाउ he hardly dared to touch it, but at last he put out his hand very quickly and did it. अभी भी एडमंड उस लाइन को टच करने से डर रहा होता है, उसकी हिम्मत नहीं होती है कि उसे टच कर सके, लेकिन बाद में अंत में वो बहुत ही जल्द अपनी हाथ को निकालता है और उसे टच करता है। और जैसे ही उसे टच करता है उसे पता चलता है इट वॉज कोल्ड स्टोन, कि ये तो एक स्टोन है, पत्थर है जो कि काफ़ी ठंडा है। ही हैड बिन फ्राइटेंड ऑफ अ मेयर स्टैचू। और फिर बाद में वो सोचता है अरे मैं तो एक सिर्फ एक मूर्ति से, एक स्टैचू से उसी वक्त से डरा हुआ था। The relief which Edmund felt was so great that in spite of the cold he suddenly got warm all over right down to his toes. और ये जानकर कि वो जो शेर है वो एक स्टैचू है, एडमंड को इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि उतना ठंड होने के बावजूद उसके बॉडी में चारों तरफ गर्मी महसूस होने लगती है, सिर से लेकर पैर की उंगलियों तक उसे गर्मी महसूस होने लगती है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय देयर केम इनटू हिज हेड, उसके मन में कुछ आता है, उसके मन में कुछ विचार आता है। व्हाट सीम्ड अ परफेक्टली लवली आइडिया, जो कि एडमंड को एक काफ़ी शानदार आइडिया लगता है। वो क्या सोचता है, प्रोबेबली ही थॉट, शायद वो सोचता है, दिस इज़ द ग्रेट लायन असलान दैट दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट, कि शायद ये वही शेर असलान हो सकता है जिसके बारे में वे सभी लोग बातें कर रहे थे। ही हैज़ कॉट हिम, सी हैज़ कॉट हिम ऑलरेडी, कि वाइट विच ने इस शेर असलान को तो पहले ही पकड़ लिया है। एंड टर्न्ड हिम इनटू ए स्टोन, और उसे स्टोन में बदल दिया है। सो दैट्स द एंड ऑफ देयर फाइन आइडियाज़ अबाउट हिम। और इस तरीके से वे लोग जो कि प्लान कर रहे थे कि वे लोग असलान से मिलेंगे, उनका ये जो आइडिया है वो बेकार हो गया। फिर वो कहता है पुह, मतलब छी छी, हु इज़ अफ्रेड ऑफ असलान, पुह मीन्स होता है छी छी, नेस्टी, कि अब असलान से कौन डरता है, हु इज़ अफ्रेड ऑफ असलान, असलान से कौन डरता है। एंड ही स्टूड देयर ग्लोटिंग ओवर द स्टोन लाइन। अब देखो, ग्लोटिंग का मतलब होता है जब आप अपनी सफलता को सेलिब्रेट करते हैं, या जब कोई असफल हो जाता है तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हो जाता है मजाक उड़ाना। तो वहाँ पे वो खड़ा हो जाता है और उस पत्थर के लाइन के ऊपर, है ना, हंसने लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है। एंड प्रेजेंटली ही डिड समथिंग वेरी सिली एंड चाइल्डिश। और थोड़ी देर के बाद मतलब हमारा जो एडमंड जो भी चीज़ें करता है वो काफ़ी सिली होता है, काफ़ी बेवकूफ़ी भरा होता है और काफ़ी बचकाना होता है। ही टुक टू अ स्टम्प ऑफ लीड पेंसिल, वो क्या करता है, एक पेंसिल निकालता है आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से। एंड स्क्रिबल्ड मुस्टैच ऑन द लायंस अपर लिप्स, और लायंस के ऊपर वाले मूछ के ऊपर वाले होंठ के ऊपर एक मूछ बना देता है। एंड देन अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स ऑन इट्स आइज, और फिर उसकी आंखों के ऊपर चश्मा बना देता है। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि वो क्या करता है, इसके होंठ के ऊपर, ऊपर वाले होंठ के ऊपर एक मुस्टैच बना दिया है और एक चश्मा बना दिया है, जो कि काफ़ी सिली और चाइल्डिश बताया गया है। ओके, देन ही सेड, और फिर इतना करने के बाद वो कहता है, यस सिली ओल्ड असलान, कि हाउ डू यू लाइक बीइंग ए स्टोन, ये सिली ओल्ड असलान, बताओ कि एक स्टोन बन के, एक पत्थर बन के तुम्हें कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा लगता है जब तुम पत्थर बन गए हो। यू थॉट योर सेल्फ माइटी फाइन डिडंट यू, कि तुम अपने बारे में सोचते थे कि तुम बहुत ही माइटी हो, बहुत ही ताकतवर हो, है ना, तुम अपने बारे में ऐसा ही ना सोचते थे। बट इन स्पाइट ऑफ द स्क्रिबल्स ऑन इट द फेस ऑफ द ग्रेट स्टोन बीस्ट स्टिल लुक्ड सो टेरिबल, लेकिन मतलब उस
पत्थर के शेर के चेहरे के ऊपर ये इतना सारा स्क्रिबल करने के बाद, इतने सारा ड्राइंग करने के बाद भी उस शेर का चेहरा अभी भी काफ़ी डरावना लग रहा था एंड सैड, काफ़ी उदास और काफ़ी नोबल लग रहा था। स्टेयरिंग अप इन द मून लाइट, और वो जो शेर था वो ऐसा लग रहा था कि अभी भी चांद की रोशनी की तरफ देख रहा है। दैट एडमंड डिडंट रियली गेट एंड फन आउट एट जियरिंग एट हिम। और ये बातें, ये चीज़ें एडमंड को समझ में नहीं आ रही थी और वह लगातार उस शेर का मजाक उड़ा रहा था। ही टर्न्ड अवे एंड बिगिन टू क्रॉस द कोर्टयार्ड। अब इतना करने के बाद वो मुड़ता है और कोर्टयार्ड को क्रॉस करने की कोशिश करता है, आंगन को क्रॉस करने की कोशिश करता है। As he got into the middle of it, he saw that there were dozens of statues all about, standing here and there, rather than the pieces stand on a chessboard. वो देखता है कि मतलब उस आंगन के बिल्कुल बीचों बीच में दर्जनों जो स्टैचूज़ हैं, जो मूर्तियां हैं, वो खड़ी हैं और ऐसा लग रहा है कि ये चेस बोर्ड की पीसेज हैं, जो शतरंज के जो पीसेज होते हैं ना, वो पीसेज हैं और ये आधे गेम के बिल्कुल बीचों बीच में है। देयर वे स्टोन स्टाइरस, वहाँ पे स्टोन का स्टाइरस था। स्टाइरस किसे कहते हैं? ये एक ग्रीक की स्टोरी है जिसमें स्टाइरस को जंगलों का राजा कहा जाता है, जिसका चेहरा और शरीर इंसानों जैसा होता है लेकिन उसके पैर बकरियों जैसे होते हैं और उसके सिर पे सींग निकला हुआ होता है। एंड स्टोन वूल्स एंड बियर्स एंड फॉक्सेस एंड कैट, अ माउंटेन ऑफ स्टोन्स, मतलब ये सभी चीज़ों के स्टैच्यू वहाँ पे आंगन के बिल्कुल बीचों बीच में पड़े हुए थे। देयर वॉज द ग्रेट शेप ऑफ अ cantor and a winged horse and a long lithe creature that Edmund took to be a dragon. वहाँ पे पंखों वाला घोड़ा होता है और एक काफ़ी फुर्तीला जानवर होता है जिसे एडमंड क्या समझता है? तो एडमंड उसे एक ड्रैगन समझता है। They all looked so strange standing there, perfectly lifelike and also perfectly still in the bright cold moonlight, that it was an array work crossing the country yard. और ये सभी पीसेस, ये सभी स्टैच्यूज़ वहाँ पे जब खड़े हुए थे और ये काफ़ी जीते जागते लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे कि ये सभी जीवित हैं और ये लोग मून लाइट में ऐसे खड़े थे कि उस कोर्ट यार्ड को, उस आंगन को क्रॉस करना काफ़ी मुश्किल, काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था। अब इसके बाद इस स्टोरी में आगे क्या होता है हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो गया, ऑलरेडी 42 मिनट्स का ये वीडियो हो गया है। तो मिलते हैं हम लोग इस चैप्टर के पार्ट 2 वाले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।